नमस्कार TYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक कंठ विस्पाई नामक पुस्तक में से एक कंठ विस्पाई की कथा वस्तु का तात्विक विश्लेषण करेंगे। यानी कि एक कंठ विस्पाई का काव्य रूप क्या है, तो इन काव्य रूप के आधार पर एक काव्य नाटिका के तत्व क्या हो सकते हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपको एक कंठ विस्पाई की कथा वस्तु लिखते हुए उसका उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो सिर्फ कथा वस्तु एवं उद्देश्य ही स्पष्ट करना होता है। किंतु अगर ऐसा प्रश्न आए कि एक कंठ विस्पाई के काव्य रूप के आधार पर तत्वों की समीक्षा कीजिए, तो हमको तत्वों के आधार पर प्रश्न लिखना पड़ता है। तो चलो हम देखते हैं कि एक कंठ विस्पाई की तत्वों के आधार पर कौन से तत्व बनते हैं। तो एक काव्य नाटक के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो तत्व में कथा वस्तु आती है। यानी कि संपूर्ण कृति का कथानक कथा वस्तु के आधार पर ही संपूर्ण कृति टिकी हुई होती है। यानी कि प्रथम तत्व आता है कथानक, फिर इसके बाद दूसरा तत्व आता है चरित्र चित्रण या फिर पात्र योजना, तीसरा तत्व आता है भाषा शैली, चौथा तत्व आता है संवाद योजना, पांचवा तत्व आता है देशकाल एवं वातावरण, एवं छठे तत्व के रूप में हम उद्देश्य को रख सकते हैं। इस प्रकार तत्व के आधार पर यदि प्रश्न आए तो हम यह तत्वों का समावेश कर सकते हैं। तो चलो अब हम एक कंठ विस्पाई के तत्वों के आधार पर उसका विश्लेषण करें। तो सबसे पहले हम मुद्दा लेते हैं कथा वस्तु का। कथा वस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में कथा वस्तु को प्लॉट कहा जाता है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, और नाटक भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है। अब भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है: प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र प्रख्यात कथा। इस प्रकार कोई भी कृति या नाटक में कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। एक कंठ विस्पाई के कथानक का विश्लेषण करें तो प्रस्तुत काव्य नाटक की कथा वस्तु को 4 अंकों में विभाजित किया गया है: प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक एवं चतुर्थ अंक। अब इन 4 अंकों के विभाजन पर कथा वस्तु का पटापेक्ष रचा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रथम अंक की, तो प्रथम अंक का आरंभ दक्ष एवं वीरिणी के विचार विमर्श से होता है। दक्ष का खंड होता है जिसमें दक्ष एवं उसकी पत्नी वीरिणी कोई बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दक्ष ने प्रतिशोध की भावना प्रेरित होकर यज्ञ का आयोजन किया, समस्त देवगणों को आमंत्रण दिया, परंतु दामाद शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। यह बात वीरिणी को अच्छी नहीं लगती है और वह दक्ष को शंकर को यज्ञ में आमंत्रित बात करने की बात करती है। लेकिन इसके विपरीत दक्ष का मानना है कि शंकर ने परंपरा का भंग किया है, वे सती को फुसलाकर भगा ले गए हैं। वीरिणी किसी प्रकार दक्ष को समझाना चाहती हैं, किंतु दक्ष हैं जो टस से मस नहीं होते। सती शंकर के गणों के साथ उपस्थित हो गई। सती को देखकर वीरिणी प्रसन्न हो जाती हैं। यानी कि दक्ष और वीरिणी का विचार विमर्श चल रहा होता है कि शंकर को आमंत्रण में यज्ञ में बुलाने का आमंत्रण दिया जाए, परंतु दक्ष हैं वो वीरिणी की बात नहीं मानते। उतने ही में सती हैं वो यज्ञ में उपस्थित हो जाती हैं। वीरिणी जानती हैं कि सती उचित सम्मान प्राप्त न कर आत्महत्या भी कर लेगी, तो सती यज्ञ की आलोचना करती हैं और अपने पति शंकर को यज्ञ में बुलाने के लिए वो अपने पिता से याचना भी करती हैं। सती जानती हैं कि उसके पिता दक्ष ने केवल शंकर को अपमान करने के उद्देश्य से ही इस यज्ञ का आयोजन किया है। सती को इस यज्ञ में पाकर दक्ष वो क्रोधित हो उठते हैं और वह सती को यज्ञ में से चले जाने के लिए कहते हैं। वीरिणी दक्ष के इस व्यवहार से घबरा जाती हैं। तब द्वारपाल ने आकर संदेश दिया कि सती क्रोध बर्दाश्त न कर पाने के कारण यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी।
सती हैं वह शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाती और अपने आप को वह अग्नि में डालकर आत्महत्या कर लेती हैं। इसी प्रकार सती के अग्नि में कूद जाने पर प्रथम अंक का अंत आता है और वहाँ से फिर दूसरा दृश्य यानी कि द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है। दूसरा अंक दक्ष के आवास कक्ष से आरंभ होता है। कुछ देर पहले वहाँ तांडव हो चुका था, यानी कि सती जो अग्नि में कूदकर मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद शंकर की मंडली ने वहां आकर हाहाकार मचा दिया था। एक क्षण के बाद ब्रह्मा और विष्णु वो मंच पर प्रवेश करते हैं, यानी कि दूसरे दृश्य में ब्रह्मा विष्णु का प्रवेश होता है। ब्रह्मा तो उस घटना को याद करते ही सिहर उठते हैं। कुछ देर बाद देवराज इंद्र भी वहां प्रवेश करता है। उसके स्वर में शंकर के संदर्भ में शिकायत है। वरुण भी वहां उपस्थित होकर शिकायत को दोहराते हैं, यानी कि दूसरे अंक में वरुण, कुबेर, इंद्र, देवराज, ब्रह्मा आदि देवगणों की उपस्थिति होती है। दृश्य में देवराज इंद्र हैं वह शंकर को इस सब के लिए दोषी ठहराते हैं और उनके अनुसार इस यज्ञ को शंकर ने अपवित्र किया। इनका विचार विमर्श चालू रहता है कि वहाँ पर सर्वहत है जो घायल हुआ था वह वहाँ पर पहुँच जाता है और सारे नगर में मार्गों पर रक्त जमा पड़ा है, लाशें सड़ रही हैं, हड्डियों के ढांचे इधर उधर पड़े हैं। यह सब का वर्णन सर्वहत वहाँ जाकर करता है। सर्वहत केवल घायल ही नहीं भूखा भी है। सर्वहत है वह एक आम जनता का प्रतीक है। वह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि से रोटी मांगता है और उसको रोटी नहीं मिलती तो वह उनसे मदिरा की याचना भी करता है। और इसी प्रकार दूसरे अंक में इन सब का विचार विमर्श किया जाता है और सर्वहत वो भी अपना हाल सुनाता है एवं जो युद्ध में जो प्रजा सब हो चुकी थी उसका भी वर्णन करता है। अंत में सभी देवगण हैं जो इस सब के पीछे शिव को ही दोषी मानते हैं और वह शंकर को दंड देना चाहते हैं। ब्रह्मा है पर ब्रह्मा ने उनको शंकर के साथ ऐसा व्यवहार करने से वह रोकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय अंक का भी अंत होता है और फिर चालू होता है तृतीय अंक। तो तृतीय अंक में शंकर का प्रवेश होता है। शंकर हैं वह शंकर सती के विरह में पीड़ित हैं और वह सती का शव अपने कंधे पर लिए शोक से व्यथित कैलाश पर्वत पर खड़े हैं। कुछ देर बाद सती के शव से वार्तालाप भी करने लगते हैं। उन्हें स्वयं अपने आप पर धिक्कार पैदा होने लगता है। तो वह कहते हैं कि धिक्क मेरा देवत्व कि जिसकी कायर गाथा, धिक्क मेरी सामर्थ्य कि जिसने टेका माथा। अब शंकर हैं वह क्रोधित हो गए हैं और उनका क्रोध कैलाश पर्वत को भी कांप देता है। देवताओं की स्तुतियों से सारा आकाश गूंज उठता है। शंकर का क्रोध वरुण और कुबेर पर बरस पड़ता है। शंकर ने घोषणा की कि उनके तीसरे नेत्र से सारा ब्रह्मांड जल उठेगा। वरुण और कुबेर इस प्रलयकाली वाणी को सुनकर भाग जाते हैं। इस प्रकार तृतीय अंक में प्रथम में तो शंकर का सती के विरह में पीड़ित का वर्णन है। फिर उसके बाद शंकर का क्रोध रूपी दर्शन भी होता है। इसके साथ ये तृतीय अंक समाप्त हो जाता है और फिर चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। तो चतुर्थ अंक में भगवान शंकर के रौद्र रूप से इंद्र कांप उठते हैं। वह ब्रह्मा से युद्ध की अनुमति चाहते हैं। इस बीच सैनिक शंकर और उनकी सेना के आगे बढ़ने का समाचार देता है। युद्ध के पक्ष में वातावरण निर्माण होता है। विष्णु का आगमन होता है। वे इंद्र से धनुष बाण ले लेते हैं और शंकर पर अपना प्रणामी बाण छोड़ते हैं। इससे जो शंकर के कंधों पर रखा हुआ सती का शव था वह भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है और जहाँ जहाँ ये अंश गिरे वहाँ सत्य और शक्ति का तीर्थ हुए और चारों तरफ मंगल वाद्य बजने लगे। इस प्रकार संपूर्ण कथा का 4 अंकों में विभाजित करके उसका अंत आता है। अब हम बात करेंगे नाटक के दूसरे तत्व, पात्र का चरित्र चित्रण। तो नाटक के अभिनय के लिए पात्रों की नितांत आवश्यकता होती है। बिना पात्र के नाटक का अभिनय संभव नहीं है। नाटक में पात्रों को चयन के लिए विशेष आग्रह किया गया है, यानी कि कोई भी कथा वस्तु हो, कोई भी नाटक हो या फिर कृति हो तो उसमें पात्र हैं वो एक अहम भूमिका होती है। बिना पात्र के
वो कृति नहीं हो सकती। तो पात्र का कोई भी कृति में होना एक अनिवार्य है। कोई भी कथा वस्तु हो तो उसमें मुख्य पात्र होते हैं, कोई गौण पात्र होते हैं। तो इस प्रकार मुख्य और गौण पात्रों से ही कथा वस्तु का पटापेक्ष रचा जाता है। तो पात्रों के चयन में कौन से, यानी कि पात्रों के विकास में कौन से गुण होने चाहिए, तो कोई भी पात्र का मुख्य नायक हो तो वह उच्च कुलीन होना चाहिए, फिर गुणवान होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, फिर सामाजिक व्यक्ति हो, या यह सभी गुण नाटक के नायक में होने चाहिए। यानी कि कोई कृति हो जो मुख्य पात्र के पर रची गई हो, तो कोई भी एक पात्र हो तो उसमें ये सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। तो हम एक कंठभाई विस्पाई की बात करें तो एक कंठ विस्पाई में मुख्य पात्र शंकर हैं, यानी कि नाटक का जो नायक कहा जा सकता है वो शंकर है। प्रस्तुत काव्य नाटिका में कुल मिलाकर 15 पात्र हैं। एक है सर्वहत, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, दक्ष, विरिणी, वरुण, कुबेर, शेष, द्वारपाल, अनुचर, एक सिपाही, दूसरा सिपाही तथा एक है सुलभ जो राजा दक्ष का पुत्र था। इन सारे पात्रों से एक कंठ विस्पाई का कथानक बनाया गया है। अभी इन सभी पात्रों में से कुछ कथानक मुख्य हैं तथा कुछ चरित्र हैं वो गौण हैं। तो इनमें से सर्वहत हैं, विरिणी हैं, दक्ष एवं शंकर वे मुख्य पात्र हैं, बाकी सब अन्य गौण पात्र हैं। तो इन चरित्रों के चित्रण के आधार पर ही हमें कथा वस्तु का ज्ञात होता है, या फिर इन चरित्रों के माध्यम से ही कथा वस्तु आगे बढ़ती है। एक कंठ विस्पाई में सभी पात्रों का अपना अपना महत्व है। जैसे कि एक कंठ विस्पाई में नायक हैं वह श्री शंकर हैं, तो शंकर की भी अपनी विशेषताएं हैं। फिर दूसरा पात्र है तो दक्ष। तो दक्ष यहाँ पर एक अभिमानी, पाखंडी, राजलोलुप नेता के रूप में देखा गया है। उसके अंदर बदला लेने की भावना है। दूसरी ओर वह पुत्री के प्रेम में अंध पात्र के रूप में भी देखा गया है। इस प्रकार दक्ष की भी अपनी चारित्रिक विशेषता है। फिर दूसरी तरफ हम वीरिणी का देखें तो वीरिणी एक भारतीय आदर्श नारी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुई हैं। दक्ष के बिल्कुल विपरीत चरित्र हैं। इस प्रकार वीरिणी है वह एक संवेदनशील पात्र के रूप में हमें नजर आती है। फिर एक पात्र है सर्वहत। तो सर्वहत है वह सामान्य जनता का प्रतीक है। सर्वहत को आधुनिक प्रजा का प्रतीक बतलाया गया है। तो सर्वहत के पात्र के माध्यम से हमें जो सामान्य जनता है उनका विशेष ज्ञात होता है कि जो भी युद्ध होते हैं, जो राजनेता जो षड्यंत्र रचते हैं, उनकी खेल में सामान्य जनता कैसे पिसती हैं उसका हमें एहसास वह सर्वहत के पात्र के माध्यम से होता है। इस प्रकार एक कंठ विस्पाई में सभी पात्र अपना अलग अलग महत्व लिए हुए हैं। अगले तत्व की बात करें तो संवाद योजना। तो नाटक को दृश्य काव्य माना गया है, अर्थात इसमें पात्रों के साथ साथ संवाद का भी विशेष महत्व होता है। संवाद पात्र और वातावरण के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जिस परिवेश का पात्र हो, भाषा शैली और संवाद उसी के अनुकूल होने चाहिए। अब हम यदि एक कंठ विस्पाई की बात करें तो एक कंठ विस्पाई में युद्ध का वर्णन देखने को मिला है। तो हमें एक कंठ विस्पाई में ऐसे कई सारे संवाद मिलेंगे जो हमें युद्ध की सहार दे रहे हैं, यानी कि कई सारे पात्रों के ऐसे संवाद हैं जिनके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर युद्ध का माहौल है, यहाँ पर किसी कक्ष का वातावरण बताया जा रहा है। इसी प्रकार संवादों के माध्यम से हमें उस घटना स्थल की या फिर उस पात्र की विशेष जानकारी मिलती है। अगर दृश्य में संवादों का मेल ना हो तो नाटक है वो असफल हो सकता है। अब हम कोई भी कृति की ले तो संवाद ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले को आकर्षित कर सके। संवादों के माध्यम से ही उस पात्र की या फिर चरित्र की हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि राजा दक्ष हैं वह एक अहंकारी पात्र हैं। तो
उस पात्र का अहंकार हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है कि मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं होगा। यही नहीं, युग युग तक किसी यज्ञ अथवा आयोजन में उसको निमंत्रण तक न जाएगा। देखूं वह मेरा क्या करता है। तो अब ये दक्ष का संवाद है। तो दक्ष के इस संवाद से हम इस पात्र की जानकारी मिलती है कि दक्ष एक अभिमानी पात्र है, एक अहंकारग्रस्त पात्र है, या फिर तो उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति है। ये दक्ष के इस संवाद से ही हमें ज्ञात हो जाता है। तो संवादों का कृति में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही हमें पात्र की ज़्यादा जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ हम देखें तो वीरिणी, वह एक आदर्श भारतीय नारी हैं जो दक्ष के बिल्कुल विपरीत हैं। तो उसका भी संवाद है कि इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल आयोजन जिसमें आमंत्रित हैं तीनों लोकों के प्रतिनिधि, समस्त ऋषि और देवगण, जिसमें सारे संबंधी आए हैं, सबका अलग भाग है, उसमें जामावता का भी हक होता है। तो वीरिणी के इन संवादों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि वीरिणी एक लौकिक मर्यादा का पालन करने वाली एक सच्ची एवं भारतीय स्त्री हैं, जो मात्र प्रेम एवं वात्सल्य में ही अपना मत रखती हैं। इस प्रकार कृति में संवादों का होना अति आवश्यक है। अब हम अगला तत्व देखें तो देशकाल और वातावरण। अब नाटक में सजीवता लाने के लिए देशकाल वातावरण की योजना ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। पूर्व समय में यूनानी तथा पारसी रंगमंच के नाटक दिन रात चला करते थे। उस समय प्रकाश और पर्दे की उचित व्यवस्था नहीं थी। साधनों के अभाव में वातावरण ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाता था। तो हम बात करें देशकाल और वातावरण की, तो एक कंठ विस्पय में देशकाल और वातावरण यानी कि वातावरण है वह युद्ध का माहौल देखने को मिलता है हमें प्रस्तुत नाटिका में। यानी कि दक्ष के यज्ञ में सती का अग्निदाह होने के कारण शंकर की मंडली दक्ष की प्रजा पर आक्रमण कर देती है और फिर उनके कारण युद्ध का माहौल वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो एक कंठ विस्पय में युद्ध का माहौल हमें देखने को मिलता है। इस बात का सामर्थ्य प्रस्तुत पंक्तियों में देखने को मिलता है कि नगर में चारों ओर ध्वंस की लीला, रक्त का जमाव, सड़ी हुई लाशें, मुड़ी हुई हड्डियाँ, क्षत विक्षत तन, भिन्नाती हुई मक्खियाँ, महल कंगूरे सब कुछ हैं, लेकिन जीवंता नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है कि एक कंठ विस्पय में एक दृश्य में या कि वातावरण में युद्ध का भी सर्जन किया गया है। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो उसमें राजा की नगरी का यानी कि राजा दक्ष की नगरी का भी वातावरण देखने को मिलता है। राजा दक्ष के कक्ष का भी वातावरण देखने को मिलता है। प्रस्तुत नाटिका का आरंभ ही राजा दक्ष के कक्ष से होता है। तो राजा दक्ष का कक्ष भी वातावरण में शामिल हो सकता है। फिर हम बात करें तो कैलाश पर्वत की, तो कैलाशनाथ जहाँ पर शंकर एवं सती निवास करते हैं, तो कैलाशनाथ का भी उल्लेख किया गया है। तो देशकाल और वातावरण में कैलाशनाथ का भी वर्णन आ सकता है। जो सजीव वातावरण है वह दर्शक में रोचकता, उत्सुकता एवं तारतम्यता स्थापित करती हैं, उसके हृदय को सहृदय बनाती हैं, जिसके उपरांत दर्शक नाटक में अपने आप को स्थापित कर देते हैं। यानी कि देशकाल और वातावरण का वर्णन ऐसा होना चाहिए कि नाटक सुनने वाले को ऐसा महसूस हो कि वह स्वयं नाटक देख रहे हो या स्वयं नाटक का एक हिस्सा हो। इस प्रकार नाटक का देशकाल और वातावरण तैयार किया जाना चाहिए के देशकाल और वातावरण से ही नाटक को सुनने की उत्सुकता है वो दर्शकों के मन में बढ़ती हैं। प्रस्तुत नाटिका में देखें तो एक कंठ विस्पय में भी देशकाल और वातावरण का बड़ा जबरदस्त ही वर्णन किया गया है। युद्ध का ऐसा वर्णन किया गया है कि दर्शकों को सुनने से ऐसा महसूस होता है कि वह स्वयं उस नाटक का हिस्सा बन गए हो। इस प्रकार देशकाल और वातावरण में जीवंतता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे भाषा शैली की। तो नाटक की भाषा शैली पात्र और कथा वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए कि जिस प्रकार की कथा वस्तु हो
उसी प्रकार की भाषा का चयन किया जाना चाहिए। अब जो भाषा शैली है वह पात्रों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, यानी कि जिस प्रकार के पात्र होंगे उनकी भाषा शैली वैसी ही होंगी। यानी कि कोई पात्र अहंकारी एवं घमंडी होगा तो उसकी भाषा शैली उसके हिसाब से होगी। फिर कोई पात्र सहनशील एवं सहृदयी होगा तो उसकी भाषा शैली भी उसके अनुसार होगी। यदि कोई पात्र या फिर चरित्र नाटक का मुख्य नायक होगा तो उसकी भाषा शैली भी उसके अनुसार व्यक्त होगी। अब एक कंठ विस्पाई में युद्ध का वर्णन किया गया है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो महल एवं राज दरबार का भी वर्णन किया गया है, तो उसकी भाषा शैली भी राज दरबार के अनुसार ही होनी चाहिए। अब एक कंठ विस्पाई है वह राजनीतिक खेल पर रची गई एक कृति है, तो उसकी भाषा में राजनीति के मिलते जुलते शब्द ज़्यादा आएंगे। जैसे कि सती हैं वह अपने पति दक्ष से कह रही हैं, किंतु सती या महादेव तो इस भाषा को नहीं जानते, उन दोनों की भाषा तो मेरे जैसी है, शायद मेरी भाषा से भी अधिक सुकोमल, अधिक प्रेममय। आप अगर उनकी भाषा से राजनीति के अर्थ निकाले तो वह दोनों के ही प्रति न्याय न होगा। तो दूसरी ओर कृति के नायक शंकर वे एक देव हैं, महादेव हैं, तो उनकी भाषा भी देवों की जैसी होगी। तो जैसा कि देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ा मैंने क्या पाया, निर्वासन प्रेयसी वियोग। फिर आगे की पंक्तियां हैं कि धिक् मेरा देवत्व कि जिसकी कायर गाथा, धिक् मेरा सामर्थ्य कि जिसने टेका माथा, धिक् मेरा पुरुषत्व कि जिसका बोध अधूरा, धिक् मेरा जीवन कि जिसका प्रतिशोध अधूरा। अब ये शंकर की पंक्तियां हैं, जो शंकर एक महादेव के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनकी भाषा भी उन्हीं के अनुसार होगी। अब हम बात करें सर्वहत की, तो वह एक आम जनता का प्रतीक है, तो उनकी भाषा में सामान्य जन की प्रवृत्ति झलकती है। खाओ खूब खाओ, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, इन सबको खा लो, इन सबसे भूख मिट जाती है, इन कलश कंगूरों को खाकर ही मेरी और तुम्हारी और हम सब की क्षुधा शांत होगी, वरना भूखे रह जाओगे। हाँ, तो इस प्रकार भाषा शैली है वह पात्रों के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि भाषा शैली कैसी होती है वह हमें पात्रों के माध्यम से पता चलती है, और भाषा शैली के अनुसार भी हमें पात्र का विशेष बोध होता है। अब हम काव्य नाटक के आखिरी तत्व उद्देश्य की बात करें तो किसी भी साहित्य का उद्देश्य उसके कथा वस्तु में निहित होता है। किसी भी प्रकार की रचना का कुछ न कुछ उद्देश्य होता ही है, अर्थात जब किसी रचना के लिए कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसकी प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं अवश्य होता है। कि कोई भी कथाकार है उसका कृति लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, या फिर तो कोई ऐसा संदेश होता है जो कृति के माध्यम से वह जनता को देना चाहते हैं। तो एक कथाकार का कृति लिखने के पीछे एक उद्देश्य अवश्य छिपा होता है, और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही एक कथाकार कृति लिखता है। अगर हम एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक का उद्देश्य की बात करें तो कवि ने इस काव्य नाटक में पौराणिक कथा को लेकर उसे आधुनिकता के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी कि एक कंठ विस्पाई है वह कथा पौराणिक है, पर काव्य नाटक ने उसे आधुनिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया है। अब काव्य नाटक ने दुष्यंत कुमार ने प्रस्तुत कृति के माध्यम से भारतीय समाज शताब्दियों से अपनी पूर्वधारणा, मान्यता एवं निजी स्वार्थ आदि का पुतला रहा है। वह दमन और अत्याचार के नाम पर युद्ध, आंदोलन और क्रांति कर सकता है। काव्य में दक्ष इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि एक व्यक्ति है, वह अपनी सत्ता एवं शासकीय दर्द दंभ में वह भी हद तक जा सकता है। यानी कि उसके यदि भावना लेने की भावना प्रज्वलित होती है तो वह किसी युद्ध का ही परिणाम हो सकता है। एक कंठ विस्पाई के माध्यम से कवि ने वर्तमान शासकों पर करारा व्यंग्य किया है। एक राजलुलुप नेता की क्या प्रवृत्तियां होती हैं उसका भी पर्दाफाश किया है।
दूसरी ओर सरवहद के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने यह भी बतलाया है कि जो राजनीतिक खेल होते हैं उनमें जनता का क्या हाल होता है एवं जनता इन युद्धों का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, ये सब का दुष्यंत कुमार ने इन काव्य नाटक के माध्यम से समझाया है। वास्तव में पुराण कथा के आधार पर मानवीय सत्यों की मार्मिक अभिव्यंजना करने वाली यह कृति एक कंठ विस्पाई उद्देश्य की दृष्टि से सार्थक है। अब अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि एक कंठ विस्पाई है वह काव्य रूप में तत्वों के आधार पर एक सफल कृति मानी गई है, यानी कि काव्य नाटक में जो तत्व के गुण होने चाहिए वह एक कंठ विस्पाई में सभी गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार कोई भी कृति का काव्य रूप लिखने में तत्वों का समावेश होना चाहिए। तत्वों के आधार पर ही पूरी कृति का समीक्षा हो सकती है। धन्यवाद।